भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना विशाल हवेली था। यहाँ एक साथ 3 पीढ़ियां रहती थीं। दादाजी, उनके 3 बेटे और उनके बच्चे। परिवार का कामयाब व्यवसाय था जो वर्षों से फल फूल रहा था। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। दादाजी का जीवन संघर्षों से भरा था। एक छोटे से गांव से आए थे वो, जहां खेती से पेट पालना मुश्किल था। मगर दादाजी ने ठान लिया था कि उनके बच्चों का जीवन ऐसा नहीं होगा। अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से उन्होंने व्यापार की नींव रखी। धीरे धीरे उनका व्यवसाय शहर के सबसे सफल व्यापारों में गिना जाने लगा। तीनों बेटे अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुट गए। बड़े बेटे रमेश ने व्यापार का विस्तार किया, मंझले बेटे सुरेश ने हिसाब किताब संभाला और सबसे छोटे बेटे महेश ने विपणन में नई तकनीकों का उपयोग कर व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। परिवार की इस एकता और मेहनत का ही नतीजा था कि उनका नाम पूरे शहर में आदर से लिया जाता था। लेकिन हर सफलता के पीछे कुछ अनकहे संघर्ष होते हैं। इस परिवार में भी धीरे धीरे छोटे विवाद पनपने लगे। रमेश का मानना था कि महेश नई तकनीकों में बहुत खर्च कर रहा है, जबकि महेश कहता कि पुराने तरीकों से व्यापार नहीं चल सकता। सुरेश अक्सर इन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता, मगर खुद भी थकने लगा था। हवेली के बड़े आंगन में परिवार की बैठकें होती, जहां कभी हंसी खुशी की बातें होती थीं, अब वहां बहसें होने लगीं। दादाजी चुपचाप सब देख रहे थे। वो जानते थे कि ये तकरार परिवार को बिखेर सकती है। एक दिन दादाजी ने सबको बुलाया। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। संघर्ष हमारे भाग्य का हिस्सा है, लेकिन उसे कैसे संभालना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम लोग तैयार हो इसे बदलने के लिए? दादाजी की बातों ने उस दिन सभी को शांत कर दिया था, लेकिन वो शांति ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। व्यापार की चुनौतियां बढ़ रही थीं। एक बड़ा ग्राहक, जो वर्षों से परिवार का व्यावसायिक साझेदार था, अचानक प्रतिस्पर्धी कंपनी के साथ चला गया। रमेश इस नुकसान के लिए महेश को दोषी ठहराने लगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये नई तकनीकों पर इतना पैसा मत फेंको, रमेश गुस्से से चिल्लाया। महेश ने भी जवाब दिया, और मैं कब से कह रहा हूं कि पुरानी सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर तुम्हें तो सिर्फ अपने तरीके ही सही लगते हैं। सुरेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की। बस करो तुम दोनों, ये वक्त बहस का नहीं, समाधान का है। लेकिन उसके शब्द अब बेअसर हो गए थे। परिवार के भीतर की दरारें गहरी हो चुकी थीं। दादाजी ने सब कुछ चुपचाप देखा। उन्होंने पहले भी संघर्ष देखे थे, लेकिन ऐसा मनमुटाव उन्होंने कभी नहीं देखा था। परिवार के सदस्यों के बीच अब खाना तक अलग अलग वक्त पर होने लगा। हवेली की दीवारों के भीतर छिपा सामंजस्य अब टूटने की कगार पर था। एक दिन रमेश ने गुस्से में ऐलान कर दिया, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इस कारोबार से अलग हो जाऊंगा। मैं अपनी अलग कंपनी शुरू करूंगा। महेश ने ताना मारा, शौक से जाओ, देखना एक दिन तुम खुद लौट कर आओगे। दादाजी ने रमेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ा रहा। अंततः रमेश ने परिवार का व्यवसाय छोड़ दिया और अपना नया कारोबार शुरू कर दिया। हालात यही नहीं थमे। रमेश के अलग होने के बाद व्यापार में और गिरावट आने लगी। पुराने ग्राहकों ने विश्वास खोना शुरू कर दिया। महेश दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन नुकसान थमने का नाम नहीं ले रहा था। सुरेश मानसिक रूप से थक चुका था। उसने दादाजी से कहा, मैं अब यह सब नहीं संभाल सकता, मुझे भी कारोबार से अलग होना होगा। यह सुनते ही दादाजी का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने जीवन भर जिस परिवार को एकजुट रखने का सपना देखा था, वह टूटता जा रहा था। हवेली, जो कभी खुशियों का गढ़ थी, अब वीरान लगने लगी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे बीते अच्छे समय की याद दिला रही थीं। दादाजी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा, लेकिन उनके मन में अब भी उम्मीद की एक छोटी लौ जल रही थी। क्या ये परिवार फिर से एक हो पाएगा? क्या संघर्ष के इस अंधकार के बाद कोई नया उजाला आएगा? रमेश के जाने के बाद हवेली की फिजा बदल गई थी। महेश और सुरेश ने जैसे तैसे कारोबार को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर दिन नई समस्याएं खड़ी हो रही थीं। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। पुराने साझेदार रमेश की नई कंपनी की ओर खींचने लगे। रमेश की कंपनी ने कुछ ही महीनों में तेजी से नाम कमा लिया था। उसकी योजनाएं और पुराने संपर्क काम आ गए थे। दूसरी ओर महेश और सुरेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। महेश का कहना था कि उन्हें व्यवसाय में और जोखिम लेना चाहिए, जबकि सुरेश इसका विरोध करता था। हम पहले ही घाटे में हैं, अगर ये नई योजनाएं भी न चलीं तो? सुरेश ने गुस्से में कहा।
महेश ने जवाब दिया, अगर अब नहीं किया तो हम और पीछे रह जाएंगे। तुम हमेशा डरते क्यों हो? यह बहस दादाजी के सामने भी हुई। दादाजी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा, समझदारी से कदम उठाओ। लेकिन अब कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसी बीच हवेली पर भी काले बादल मंडराने लगे। बैंक ने चेतावनी दी कि अगर कारोबार की हालत नहीं सुधरी तो उन्हें संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। ये सुनकर दादाजी की आंखों में निराशा भर आई। महेश ने इस मुश्किल घड़ी में एक बड़ा फैसला लिया। उसने पारिवारिक संपत्ति को दांव पर लगाने का प्रस्ताव रखा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यह आखिरी मौका है, हमें निवेश करना ही होगा, महेश ने कहा। लेकिन सुरेश बिफर उठा, तुमने पहले ही हमारी हालत खराब कर दी है, अब हवेली भी छिनवानी है क्या? यह बहस इतनी बढ़ गई कि सुरेश ने भी रमेश की राह पकड़ ली। उसने कारोबार छोड़ दिया और खुद का छोटा व्यापार शुरू कर दिया। अब महेश अकेला रह गया था। दादाजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने परिवार को बिखरते देखा। हवेली की दीवारें, जो कभी परिवार की हंसी खुशी की गवाह थीं, अब एक अजीब सी चुप्पी ओढ़े थीं। महेश ने हार नहीं मानी। उसने अकेले दम पर कारोबार को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाजार की सख्त परिस्थितियों में वो लगातार असफल हो रहा था। एक दिन बैंक के अधिकारी हवेली पर नजर डालने आए। महेश के पास अब वक्त बहुत कम बचा था। दूसरी तरफ रमेश का कारोबार तो चल रहा था, लेकिन वह भीतर से बेचैन था। वह जानता था कि दादाजी को इस हालत में देखना उनके लिए बहुत तकलीफदेह होगा। सुरेश भी अपने छोटे व्यापार में संघर्ष कर रहा था। क्या इन टूटे हुए रिश्तों में फिर से कोई जुड़ाव होगा? क्या परिवार की यह बिखरी कहानी फिर से संपूर्ण हो सकेगी? महेश अब अकेले पूरी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कारोबार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बैंक की चेतावनियां तेज हो चुकी थीं और हवेली को नीलामी के खतरे ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। दादाजी का स्वास्थ्य भी तेजी से गिरता जा रहा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उन्हें किसी भी तनाव से दूर रखना जरूरी है, लेकिन दादाजी की आंखों में छिपा दर्द हर कोई देख सकता था। इधर रमेश अपने नए व्यापार में व्यस्त था। ऊपरी तौर पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। अपने परिवार से दूरी और पिता की बिगड़ती हालत की खबर ने उसके दिल में गहरे घाव छोड़ दिए थे। हालांकि उसका अहम अब भी उसे घर लौटने से रोक रहा था। दूसरी तरफ सुरेश भी अपने छोटे व्यवसाय के संघर्षों में उलझा हुआ था। बड़े बड़े सपने देखने वाले सुरेश को अब कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम्हारे भाइयों के साथ क्या गलत हुआ यह अब मायने नहीं रखता। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम सब फिर से एक हो जाओ? लेकिन सुरेश ने अनमने ढंग से जवाब दिया, अब वो दिन नहीं रहे, हम सब अपनी अपनी राह पर चल चुके हैं। महेश ने कारोबार बचाने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन बिना संसाधनों और समर्थन के सब बेकार हो रहा था। एक दिन बैंक से आखिरी नोटिस आया। हवेली की नीलामी की तारीख तय हो चुकी थी। महेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस रात दादाजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। परिवार के सभी लोग रमेश और सुरेश समेत अस्पताल पहुंचे। दादाजी बेहोशी की हालत में थे। डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत कम समय बचा है। यह सुनते ही रमेश और सुरेश दोनों टूट गए। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, हमने बहुत गलत किया, हम सब अलग हो गए, लेकिन पिताजी ने कभी हमें बिखरने नहीं दिया था और हमने उनके जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें यही दर्द दिया। सुरेश की आंखों में आंसू थे। अगर हम फिर से साथ ना आए तो सब खत्म हो जाएगा, हवेली भी और हमारी पहचान भी। महेश, जो अब तक सब कुछ अकेले सहता आ रहा था, बोला, अगर तुम लोग सच में लौटना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, हमें मिलकर कारोबार बचाना होगा। रमेश ने हाथ बढ़ाया, मैं तैयार हूं, हम मिलकर सब कुछ फिर से खड़ा करेंगे। सुरेश ने भी हाथ मिलाया, मैं भी, हम सब मिलकर पिताजी का सपना पूरा करेंगे। क्या उनका यह संकल्प परिवार और व्यवसाय को बचाने में सफल होगा? क्या यह टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? अस्पताल में दादाजी की सांसें धीमी पड़ रही थीं। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। रमेश, सुरेश और महेश तीनों उनके बिस्तर के पास खड़े थे। आंखों में पछतावे के आंसू ली। दादाजी का झुर्रीदार चेहरा थका हुआ था, मगर उनके होंठ बुदबुदा रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हों। महेश ने उनकी कमजोर आवाज सुनी, मुझे मत छोड़ो, परिवार मत टूटने दो। यह कहकर उनकी आंखें फिर बंद हो गईं। दादाजी की यह आखिरी चेतावनी तीनों भाइयों के दिल पर गहरी चोट कर गई। अस्पताल से लौटते ही रमेश ने सबसे पहले पहल की, अब समय नहीं है कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं।
अगर हम आज भी एक न हुए तो न हवेली बचेगी और न पिताजी का सम्मान। महेश ने कंधा थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें वाकई बड़े कदम उठाने होंगे। सुरेश ने भी हामी भरी, जो होगा मिलकर सह लेंगे, लेकिन अब बंटवारा नहीं होगा। अगले ही दिन तीनों भाइयों ने हवेली की नीलामी को रोकने के लिए बैंक से बात की। अधिकारी ने सख्ती से कहा, आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। अगर बकाया नहीं चुकाया गया तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बैंक से निकलते वक्त महेश ने कहा, हमें एक नई योजना बनानी होगी। रमेश, तुम्हारे पास बाजार के मजबूत संपर्क हैं। सुरेश, तुम वित्त प्रबंधन के मास्टर हो और मैं नई तकनीकों को संभालूंगा। लेकिन राह आसान नहीं थी। बाजार में रमेश की पुरानी कंपनी उनके खिलाफ प्रचार कर रही थी। पुराने ग्राहक अब भरोसा नहीं कर रहे थे। एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बोली लगानी थी, मगर प्रतिस्पर्धा तगड़ी थी। रमेश ने कड़ा फैसला लिया, हम इस प्रोजेक्ट को हासिल करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। सुरेश ने चिंता जताई, अगर यह भी नहीं चला तो? महेश ने दृढ़ता से कहा, हमारे पास हारने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। रातों की नींद हराम करके तीनों भाइयों ने मिलकर योजना बनाई। वे खुद ग्राहकों से मिलने लगे, नए साझेदार ढूंढे और पुराने ग्राहकों को फिर से मनाने की कोशिश की। लेकिन बाजार में उनके खिलाफ फैली गलत खबरें दीवार बनकर खड़ी थीं। एक दिन अचानक एक बड़ी आपदा आई। उनके गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय समाचार पत्रों ने खबर फैला दी कि यह कंपनी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। महेश टूट चुका था। हमने सब कुछ खो दिया, अब क्या बचा है? रमेश ने उसकी पीठ थपथपाई, अभी हम बचे हैं। जब तक हम हैं, कुछ भी संभव है। सुरेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह आखिरी जंग है तो हम इसे पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्या तीनों भाई इन तमाम संघर्षों के बाद भी अपने परिवार और व्यवसाय को बचा पाएंगे? क्या दादाजी का सपना पूरा होगा? आग की घटना के बाद गोदाम से उठता काला धुआं जैसे तीनों भाइयों के हौसले पर कालिक पोत गया था। व्यापार पहले ही कर्ज में डूब चुका था और अब यह हादसा उन्हें पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी था। महेश ने उस राख के ढेर को देखते हुए कहा, अब शायद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन रमेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने पहले भी शून्य से शुरुआत की थी। अगर तब जीत सकते थे तो आज भी कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार हम साथ हैं। हालांकि सुरेश अब भी संशय में था। रमेश, ये जज्बाती बातें ठीक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास निवेश के लिए पैसा तक नहीं बचा। बैंक की डेडलाइन सिर पर है। ग्राहक हमसे पहले ही कट चुके हैं और अब ये सब साफ संकेत है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन रमेश ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगर हम खुद हार मान लेंगे तो कोई हमें उठने नहीं देगा। महेश ने भी समर्थन दिया, हम सब कुछ दांव पर लगाकर आखिरी बार कोशिश करेंगे। तीनों भाइयों ने तय किया कि वे बड़े शहर में जाकर निवेशकों से मदद मांगेंगे, लेकिन हर दरवाजा उनके लिए बंद होता गया। आपकी कंपनी तो डूब चुकी है, एक निवेशक ने ताने मारते हुए कहा। आपसे साझेदारी करने का मतलब है पैसे को आग में झोंकना। थके हारे तीनों भाई देर रात वापस हवेली पहुंचे। दादाजी की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वे ज्यादा वक्त तक नहीं बचेंगे। ये सुनते ही तीनों के दिल पर गहरा आघात हुआ। रमेश ने दादाजी के पास जाकर कहा, हमने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया पिताजी, लेकिन अब भी हम कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारा विश्वास चाहिए तो हम इसे हर हाल में जीतेंगे। अंधकार में रोशनी की एक किरण। इसी बीच एक पुराने ग्राहक, जो कभी परिवार का भरोसेमंद साथी था, ने मदद का हाथ बढ़ाया। उसने कहा, तुमने जब मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, तब मैं नहीं भूला। मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार एक बड़ा ऑर्डर दिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसे समय पर पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह मौका एक आखिरी उम्मीद की तरह था। महेश ने उत्पादन की योजना बनाई, सुरेश ने वित्तीय संकट को संभाला और रमेश ने ग्राहकों से नए अनुबंधों की बात की। दिन रात मेहनत शुरू हो गई, लेकिन बैंक की डेडलाइन सिर पर थी। अगर समय रहते ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो हवेली नीलाम हो जाती। मशीनें दिन रात चल रही थीं, हर कोई हद से ज्यादा काम कर रहा था। लेकिन तभी एक और मुसीबत ने दस्तक दी। कच्चा माल खत्म हो गया। सुरेश ने सिर पकड़ा, अब तो सब खत्म है, बिना माल के हम ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? महेश ने सुझाव दिया, हमें स्थानीय छोटे आपूर्तिकर्ताओं से माल जुटाना होगा, चाहे वह महंगा ही क्यों ना पड़े। रमेश ने तुरंत संपर्क साधना शुरू किया। छोटे विक्रेताओं से महंगे दामों पर सामान खरीदा गया।
ऑर्डर की आखिरी खेप समय से तैयार हो गई। बैंक के अधिकारी हवेली की नीलामी के लिए पहुंचे ही थे कि रमेश ने भुगतान किया। रसीद उनके सामने रख दी। यह हमारा बकाया है, अब हमारी हवेली कोई नहीं छीन सकता। बैंक अधिकारी ने अविश्वास से रसीद देखी और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग बच पाओगे। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में थकावट थी लेकिन संतोष भी। हवेली में एक बार फिर रौनक लौट आई थी। लेकिन क्या यह संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो गया था? क्या परिवार फिर कभी टूटने से बच पाएगा? हवेली तो बच गई थी, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। व्यवसाय को पुनर्जीवित करने की चुनौती अब भी सामने खड़ी थी। नए ऑर्डर की डिलीवरी ने सिर्फ कर्ज उतारने में मदद की थी, मगर असली सवाल यह था कि आगे कारोबार कैसे चलाया जाए। रमेश ने बैठक में गंभीर स्वर में कहा, हमें केवल एक ऑर्डर से नहीं, लगातार व्यवसाय की जरूरत है। अगर हम पुराने रास्ते पर चलेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत की थी। हमें पूरी तरह से नई दिशा लेनी होगी। महेश ने सहमति जताई, लेकिन इसके लिए बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। हमें तकनीक में और निवेश करना होगा। सुरेश चिंतित दिखा, हमारे पास निवेश के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कोई भी बैंक हमें नया लोन नहीं देगा। तीनों भाइयों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। संघर्ष की आग अभी शांत नहीं हुई थी। जैसे ही वे एक नई रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक और झटका लगा। उनके सबसे बड़े ग्राहक ने आदेश रद्द कर दिया। तुम्हारी कंपनी का नाम बाजार में भरोसेमंद नहीं है, ग्राहक ने साफ कह दिया। यह खबर शहर भर में फैल गई। बाकी छोटे ग्राहक भी पीछे हटने लगे। महेश ने बिफरते हुए कहा, इससे पहले कि हम कुछ सही करें, बाजार हमें पूरी तरह मिटाने पर तुला हुआ है। रमेश ने ठंडी सांस ली। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, बाजार को साबित करना कि हम अब भी खड़े हैं। दूसरी तरफ दादाजी की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनके बचने की संभावना बेहद कम है। तीनों भाइयों के मन पर यह दुख भारी पड़ने लगा। सुरेश ने एक दिन कहा, शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पिताजी को दुख पहुंचाया था। उनका दिल टूट गया है। महेश ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उनके लिए यह लड़ाई जीतनी होगी, चाहे जो हो जाए। रमेश ने एक साहसिक योजना बनाई। हमारी कंपनी का पुनर्निर्माण उसी तरह करना होगा जैसे एक नया व्यवसाय शुरू किया जाता है। हमें सब कुछ छोड़कर एक नए उत्पाद लाइन पर फोकस करना होगा। महेश, तुम्हारी तकनीकी विशेषज्ञता काम आएगी। महेश ने नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया। उन्होंने एक नई मशीनरी की डिजाइन तैयार की जो उत्पादन लागत कम कर सकती थी, मगर इसके लिए भारी निवेश की जरूरत थी। सुरेश ने अपने पुराने संपर्कों से फंड जुटाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उन्हें इनकार मिला। एक दिन रमेश ने कहा, हमें हवेली गिरवी रखनी पड़ेगी, यह आखिरी दांव है। सुरेश और महेश दोनों चौंक गए। हमने अभी अभी इसे बचाया है, फिर से इसे दांव पर लगाना पागलपन है, सुरेश ने कहा। रमेश ने दृढ़ता से कहा, पागलपन ही कभी कभी जीत की कुंजी बनता है। हमें डरना छोड़ना होगा। तीनों भाइयों ने हवेली गिरवी रख दी और नई मशीनरी स्थापित कर दी। दिन रात मेहनत शुरू हो गई, लेकिन तभी एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक रात उत्पादन संयंत्र में तकनीकी खराबी आ गई। मशीनें रुक गईं। डिलीवरी की समय सीमा बेहद करीब थी। महेश ने तुरंत समस्या को समझने की कोशिश की। सुरेश ने वित्तीय नुकसान का आकलन किया। अगर यह मशीन 3 दिन के भीतर नहीं चली तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, सुरेश ने कहा। रमेश ने कहा, हम इस समय घबराने नहीं बल्कि कुछ करने आए हैं। महेश, क्या यह ठीक हो सकता है? महेश ने पसीना पोंछते हुए कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे ठीक करने की हर संभव कोशिश करूंगा। 3 दिन तक महेश ने बिना नींद लिए मशीनों पर काम किया। सुरेश ने कर्मचारियों को प्रेरित किया, जबकि रमेश नए ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने में जुटा रहा। तीसरे दिन सुबह होते ही मशीनें फिर से चल पड़ीं। डिलीवरी समय पर पूरी हुई, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या यह संघर्ष तीनों भाइयों के लिए नई उम्मीद की शुरुआत बनेगा? क्या वे दादाजी के सपनों को पूरा कर पाएंगे? तीनों भाइयों की मेहनत रंग लाई थी। मशीनें चल पड़ी थीं और पहला बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा हो गया था। बाजार में अब उनकी कंपनी की साख थोड़ी लौटने लगी थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। न सिर्फ व्यवसाय को स्थिर करना, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना। रमेश ने अगले प्रोजेक्ट के लिए बैठक बुलाई। हमें लगातार ऑर्डर चाहिए, एक कामयाबी काफी नहीं है। अगर हम नहीं छेते तो फिर से डूब सकते हैं। महेश ने सहमति जताई। हमने जो तकनीकी सुधार किए हैं उन्हें बड़े स्तर पर लागू करना होगा। इससे लागत घटेगी और ग्राहक आकर्षित होंगे।
सुरेश ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन पैसा कहां से आएगा? हम पहले ही हवेली गिरवी रख चुके हैं। एक और गलती हमें सड़क पर ला सकती है। ठीक उसी समय एक और बड़ा झटका लगा। प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने उनके ग्राहकों को लुभाने के लिए बेहद सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स देने का ऐलान कर दिया। यह रणनीति उनकी कंपनी को पूरी तरह खत्म करने के लिए थी। रमेश ने अखबार में यह खबर पढ़ते हुए कहा, ये हमें मिटाने पर तुले हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। महेश ने सुझाव दिया, हमें नई तकनीक के साथ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे जो न सिर्फ सस्ते हों बल्कि गुणवत्ता में भी बेहतर हों। सुरेश ने चिंता जाहिर की, इसके लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश करना होगा। हमारे पास पहले से ही फंड की कमी है। इस बीच कर्मचारियों में असंतोष फैलने लगा। कई महीनों से वे आधा वेतन ले रहे थे। कुछ वरिष्ठ कर्मचारी दूसरी कंपनियों में जाने लगे। एक दिन कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी, अगर अगले महीने भी पूरी सैलरी नहीं मिली तो हम काम बंद कर देंगे, उनके नेता ने कहा। रमेश ने संयम बरतते हुए कहा, हमें थोड़ा समय दो, हम तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन अभी हमारी स्थिति भी कमजोर है। महेश ने कर्मचारियों के साथ काम करने का फैसला किया ताकि उनका भरोसा न टूटे। दिन रात मेहनत के बावजूद चुनौतियों का पहाड़ कम नहीं हो रहा था। रमेश ने एक साहसिक योजना बनाई, बड़े शहरों में नए ग्राहक खोजने की। उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए एक नई योजना तैयार की जो उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स देने का वादा करती थी। सुरेश ने वित्तीय जोखिम उठाकर इन नए प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। एक रात जब रमेश बड़े शहर से नए ऑर्डर के लिए लौट रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर थी। महेश और सुरेश तुरंत वहां पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, अगले 48 घंटे बेहद नाजुक हैं। हमें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है। यह सुनकर महेश टूट गया। अब और नहीं, सब खत्म हो चुका है। हम पहले ही बर्बादी के कगार पर हैं और अब यह हादसा। लेकिन सुरेश ने दृढ़ता से कहा, हम हार नहीं मानेंगे। रमेश ने हमें सिखाया है कि जब तक सांस है तब तक लड़ाई जारी है। हम इसे जीत कर ही दम लेंगे। महेश और सुरेश ने दिन रात काम किया। रमेश की बनाई योजनाओं को अमल में लाने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। ग्राहक धीरे धीरे उनकी कंपनी की ओर लौटने लगे। रमेश ने होश में आने के बाद कमजोर आवाज में कहा, मैं जानता था कि तुम लोग हार नहीं मानोगे। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तुम्हारी विरासत को बचाने की कसम खाई है। अब इस परिवार और व्यवसाय को कोई नहीं तोड़ सकता। क्या तीनों भाई अब स्थायी रूप से सफल हो पाएंगे? क्या उनकी मेहनत उन्हें बाजार में अजेय बना सकेगी? रमेश अस्पताल से धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसका शरीर अब भी कमजोर था। उसके माथे पर गंभीरता की लकीरें साफ दिख रही थीं। महेश और सुरेश ने कंपनी की बागडोर संभाल रखी थी, मगर चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुरेश ने महेश को चिंतित स्वर में बताया, प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने हमारे सबसे बड़े ग्राहकों को खरीद लिया है। उन्होंने न सिर्फ सस्ते दामों की पेशकश की है, बल्कि उन्हें लॉन्ग टर्म डील्स का लालच भी दिया है। अगर यह जारी रहा तो हम पूरी तरह बाजार से बाहर हो जाएंगे। महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे पास विकल्प बहुत कम हैं। हमें या तो इनसे बेहतर डील्स देनी होंगी या फिर कोई नया उत्पाद लाना होगा जो बाजार को चौंका दे। रमेश ने अस्पताल के बिस्तर से फोन पर बात की, हम केवल सस्ते दामों से नहीं जीत सकते। हमें गुणवत्ता और नवाचार के जरिए बाजार में वापसी करनी होगी। महेश ने सिर हिलाया, लेकिन हमारे पास रिसर्च के लिए फंड नहीं है। रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, हवेली गिरवी रख चुके हैं। अब अगर हमें फिर से जीतना है तो हमें अपनी प्रतिष्ठा तक दांव पर लगानी होगी। कई कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया था। जो बचे थे उनके चेहरे पर असमंजस और डर साफ नजर आ रहा था। उत्पादन ठप पड़ने की कगार पर था। महेश ने एक दिन सब कर्मचारियों को संबोधित किया, हम जानते हैं कि यह समय बेहद कठिन है, लेकिन अगर आज हम साथ खड़े नहीं हुए तो सब खत्म हो जाएगा। आपको हमसे जो शिकायतें हैं वे जायज हैं, मगर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही कंपनी पटरी पर आएगी आपकी सारी मेहनत का फल मिलेगा। सुरेश ने वेतन का प्रबंध करने के लिए अपनी जमा पूंजी तक दांव पर लगा दी। महेश ने एक रात रमेश के साथ लंबी चर्चा की। अगर हमें बचना है तो हमें पूरी तरह से नई तकनीक का उपयोग करना होगा। एक ऐसा उत्पाद लाना होगा जो ग्राहकों की सारी समस्याओं का हल दे सके। रमेश ने धीरे से कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? महेश ने दृढ़ता से कहा, अगर हारना ही विकल्प है तो मैं इस हार को जीत में बदलना सीखूंगा। उन्होंने एक नई मशीनरी का प्रोटोटाइप तैयार किया जो उत्पादन की गति को दोगुना कर सकती थी, लेकिन इसके लिए बड़े स्तर पर निवेश की जरूरत थी।
जब वे अपना नया उत्पाद बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक और संकट आया। सरकार ने नई नीतियां लागू की, जिनके कारण उनके उत्पादन लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। सुरेश ने हताशा में कहा, यह हमारे लिए आखिरी प्रहार है। अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। महेश ने संयम बरतते हुए कहा, रास्ता हमेशा होता है, हमें बस इसे ढूंढना होगा। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के साथ साझेदारी की योजना बनाई। इससे उत्पादन लागत को नियंत्रित किया जा सकता था। तीनों भाइयों ने दिन रात मेहनत की। सुरेश ने वित्तीय संकट को संभाला, महेश ने नई तकनीक को लागू किया और रमेश ने बिस्तर से ही बाजार की रणनीतियों को निर्देशित किया। उनकी मेहनत रंग लाई। नए उत्पाद ने बाजार में धमाल मचा दिया। प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैरान थीं कि कैसे एक डूबती हुई कंपनी ने वापसी की। पुराने ग्राहक लौटने लगे और नए ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। लेकिन क्या यह स्थायी सफलता होगी? क्या परिवार की मेहनत का यह संघर्ष अंततः उनकी जीत में बदलेगा? हवेली के पुराने बरामदे में दादाजी एक झूले पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और संतोष की चमक थी। तीनों भाई रमेश, महेश और सुरेश उनके सामने खड़े थे। पिछले वर्षों का संघर्ष मानो उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। यह वही हवेली थी जो कभी गिरवी रख दी गई थी। यह वही परिवार था जो बिखरने की कगार पर आ गया था। लेकिन अब हवेली पर फिर से रौनक थी। हवेली के आंगन में न केवल व्यापारिक जीत की खुशबू थी, बल्कि परिवार की एकता और विश्वास का भी एहसास था। कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब तीनों भाइयों ने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने की ठानी थी। दादाजी की मेहनत से खड़ा किया गया व्यापार तब कर्ज और नुकसान में डूब चुका था। बाजार में विश्वास टूट चुका था। हवेली पर भी संकट के बादल छा गए थे। पहला बड़ा झटका तब लगा जब गोदाम में आग लग गई। यह हादसा परिवार की उम्मीदों को राख में बदलने जैसा था। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। महेश की तकनीकी विशेषज्ञता और सुरेश की वित्तीय कुशलता ने साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। फिर एक के बाद एक संकट आते गए। ग्राहकों का पलायन, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की बगावत और अंत में रमेश का गंभीर एक्सीडेंट। हर बार ऐसा लगता कि यह परिवार अब नहीं उठ पाएगा। लेकिन तीनों भाइयों ने हर बार हालात से लड़ने का फैसला किया। जब बाजार में उनका नया उत्पाद उतरा तो प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने उन्हें कमजोर समझने की भूल कर दी थी। महेश की नई तकनीकी मशीनरी ने उत्पादन लागत को घटा दिया था। सुरेश की वित्तीय रणनीतियों ने व्यापार को स्थिर किया और रमेश की अद्भुत नेतृत्व क्षमता ने ग्राहकों का भरोसा वापस जीत लिया। उनकी मेहनत रंग लाई। नए ग्राहकों की बाढ़ आ गई। बैंक का कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया। न केवल व्यवसाय पटरी पर आ गया, बल्कि उन्होंने उद्योग में एक नई पहचान बना ली। लेकिन यह कहानी सिर्फ व्यापारिक सफलता की नहीं थी। यह परिवार की एकता और रिश्तों की भी कहानी थी। दादाजी ने भावुक होते हुए कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी कभी हार नहीं मानती। यह हवेली अब केवल ईंटों की इमारत नहीं है, बल्कि तुम्हारी जीत की कहानी है। तीनों भाइयों ने दादाजी के चरण छूकर कहा, यह सब आपकी सीख का परिणाम है पिताजी। आपने हमें कभी हार न मानने का सबक दिया। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह था कि जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर परिवार एकजुट होकर मेहनत करता है और अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, तो कोई भी संकट उन्हें हरा नहीं सकता। संघर्ष के बिना सफलता की कोई कीमत नहीं होती। मेहनत और विश्वास ही वह दो स्तंभ हैं जिन पर जीत की इमारत खड़ी होती है। रमेश, महेश और सुरेश ने यह साबित कर दिया कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत से उसे बदलना जरूर संभव है।